अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल कराची एजुकेशन न्यूज़ में। अच्छा, मैंने जिस तरीके से 9 का एक समरी टाइप का जो लेक्चर्स क्रिएट करे थे, जिसको मैंने 2 पार्ट्स के अंदर कवर आउट करा है, ठीक है, और वो कंप्लीट हो चुका है। तो इन केस अगर 9 के स्टूडेंट्स ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो वो उसको वॉच कर सकें, जो कि आप लोगों को मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएँगे। ऑनलाइन लर्निंग फोरम 1.0, वहाँ पर जाकर आप सारी वीडियोज़ देख सकते हो। सही है? इसी तरीके से आज से जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने मैट्रिक कंप्यूटर के लेक्चर्स। अच्छा, मैं 9 का जो मामला थे, 9 के कंप्यूटर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी थी एज़ कम्पेयर टू द मैट्रिक के कंप्यूटर में। अच्छा, मैं बेसिकली जो पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ प्रैक्टिकल वे के हिसाब से। थ्योरी करवाता नहीं हूँ उतना ज़्यादा, बट प्रैक्टिकल समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे को। अब ये बेसिकली जो ये सेशन मैंने कंडक्ट किया है, इसमें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल वे करवाने बैठा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मैं उस टाइम पे भी मैंने वो कुछ वीडियोज़ बनाई थी जो कि 1 घंटे की चली गई थी, 9 के लेक्चर्स की, तो लोगों ने बहुत कम देखा है उसको, ठीक है? तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मैट्रिक के अंदर 70% प्रैक्टिकल का वर्क है, क्योंकि अब आप यहाँ पे सीख रहे हो कुछ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स और प्रोग्रामिंग के मामलात। जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे, आपको प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आएगी। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो हाँ, थोड़ा बहुत याद कर सकते हो, मगर प्रोग्रामिंग अगर समझ में भी नहीं आई तो थ्योरी भी कभी समझ में नहीं आएगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। हम मैंने बेसिकली जो है आपका मैट्रिक के जो ये लेक्चर्स हैं इनको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। हम बेसिकली जो कवर कर रहे हैं वो हम 1 चैप्टर और 2 चैप्टर फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। उसके बाद हम 3 चैप्टर्स कवर करेंगे, जो कि इनपुट आउटपुट हैंडलिंग है, फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर, फिर फंक्शंस, एंड देन 2 चैप्टर जो है हम थर्ड पार्ट जो कि लास्ट पार्ट में कवर करेंगे। हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम्स है। ठीक है? अब हमारे पास सबसे पहले आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि होता क्या है, देखो यार, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिंपल सी बात है कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक पूरा प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है कि किसी भी चीज़ का कोई कॉम्प्लेक्स इश्यूज का सोल्यूशन निकालना, एक कॉम्प्लेक्स इशू के सोल्यूशन को ढूंढना। ठीक है? अब कंप्यूटर जो बेसिकली होता है वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है? आपने करना क्या होता है, आपने सबसे पहले, अगर मैं इसको भी आसान वर्ड में समझाऊं, तो प्रोग्राम को सॉल्व करते वक्त आप कोई भी स्टेप को, सही है, स्टेप्स को लिया जाता है, उसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। सही है? उसके बाद जो है आपने क्या है, हम इसके अंदर जो डिटेल से प्रोग्रामिंग जो समझेंगे, प्रोग्राम के हवाले से जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा सी प्लस प्लस है। ठीक है? अब सबसे पहले जो है आप प्रोग्राम को डायरेक्ट नहीं बनाने लगते। ये चैप्टर पढ़ाने का असल में मकसद ये है कि आप डायरेक्ट, अगर बच्चे बोलेंगे सर हमें तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी चाहिए, ये कौन सा चैप्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये वो। स्टार्टिंग जो आपका जो भी प्रोग्रामिंग होती है उसकी स्टार्टिंग फेज ही आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, कि आप प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करना, और ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग करना अगर प्रोग्रामिंग के अंदर आ गई, तुम्हें डिबगिंग करना आ गया। डिबगिंग बच्चे बोलेंगे क्या होता है, गलतियां निकालना प्रोग्रामिंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी कुछ मिस्टेक हो गई है, तुम्हें वो निकालना। जब तुम्हें अपना सिंटैक्स, तुम्हें अपना प्रोग्रामिंग की नॉलेज होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती होगी, तुम काम कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे। इसलिए चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है असल में। तुम्हारे लिहाज से एक प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम तुम्हारे लिहाज से यही है कि कोई भी टास्क हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। ठीक है? अगर इसको सिंपल वर्ड में प्रॉब्लम को समझा जाए तो वो एक तरीके से ये है कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, तुम उसका आंसर ढूंढ रहे हो या तुम उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें मैंने एक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन दिया है, तुम्हें वो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तुम क्या करोगे, या तो तुम बुक खोलोगे, उससे तुम हेल्प ले रहे होगे, तो अपने मतलब की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना, वो तुम्हारे लिहाज से एक प्रॉब्लम है। अब आप बेसिकली क्या है भाई, देखो यार, जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो, स्टार्ट कुछ भी आप कर रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप प्लान कर रहे होते हो कोई भी चीज़ की। आप डायरेक्ट काम करना शुरू नहीं करते, आप डायरेक्ट प्रोग्राम बनाना शुरू नहीं करते, आप प्लान करते हो। प्लान क्या चीज़ करते हो कि एक मकसद का, कि आप हासिल के, बेसिकली आप एक मकसद को हासिल करने के लिए ना प्लान करना होता है कि मुझे यहाँ तक अचीव करना है, मुझे इस प्रोग्राम पे पहुंचना है। ठीक है? मुझे इस प्रोग्राम को क्रिएट करना है। दैट वॉज कॉल्ड अ प्लान सोल्यूशन। ठीक है? उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज क्या है, आपके बेसिकली बहुत सारे तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व जो है आप कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। ठीक है? जो दैट वाज कॉल्ड बेसिकली स्ट्रेटजी। मगर कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा, आपके पास स्ट्रेटजीज बहुत सारी हैं, मगर आपके लिए क्या बेस्ट होगा वो आपने देखना है अपना। सही है? देन स्ट्रेटजीज को असल में लेना है, सॉल्विंग स्ट्रेटजीज लेने का मतलब क्यों है कि जो हमारे लिए बेस्ट होगा वो, क्योंकि स्ट्रेटजीज को जब हम ले लेंगे, जब हमने सोच लिया कि ये स्ट्रेटजी हमने पिक करी है, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। प्रॉब्लम का माम ही यही है ना, कि हम उसको एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो बेसिकली हमारा कहला रहा होता है एल्गोरिथम्स। तो यहाँ पे यही चीज बता रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ प्रोसेस होते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप रिक्वायरमेंट ले रहे होते हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में बैठे हुए हैं, प्रोग्रामिंग सेक्टर्स में हैं, तो आप सबसे पहले रिक्वायरमेंट लेंगे क्लाइंट से कि भाई आपने प्रोग्राम किस चीज पे बनाना है। आपने एक ऐप बनानी है, आपने क्या बनाना है, आपको कौन सी लैंग्वेज होगी। ठीक है? आपने फॉर एग्जाम्पल सी प्लस प्लस ले लिया क्योंकि तुम लोग सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो। ये लेने के बाद आप जो है, आपकी सारी टीम मेंबर्स जो बैठेंगे, एक बंदा पूरा प्रोग्रामिंग नहीं करता, डिफरेंट, जैसे एक बंदे के पास डीबगिंग होता है, कोडिंग कर रहा होता है, टेस्टिंग कर रहा होता है। सबके पास अपना जाएगा कि भाई वो देखेगा कि इसके ऑल्टरनेटिव को, उस चीज को देखेगा इसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है। अब फिर वो उसको पिक करेगा कि हाँ भाई मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, वो अपना काम करके दिखाएगा। और फिर वो उसी ऑल्टरनेटिव को लेकर वो पूरा सोल्यूशन दिखाएगा उनको। और अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है उस प्रोग्राम के अंदर, या फिर चलाने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद, तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी कर सकता है वो। इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है? तो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड होती है, तो ये पूरा वही था आपका एल्गोरिथम। मैंने ऊपर बताया था कि एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी आईटी की फील्ड्स के अंदर, क्योंकि ये आपको एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा होता है कि भाई आपने क्या परफॉर्म करना है, और आप इसको लिखते हो।
इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ाया जा रहा है। सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका यही है, क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना प्रोग्रामिंग में नहीं आएगा तो सी प्लस प्लस क्या लैंग्वेज कोई भी हो, आप कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले एल्गोरिथम जो है स्टेप बाय स्टेप लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो एल्गोरिथम अगर समझ जाओ, वैसे तो मैं समझा चुका हूँ, मगर फिर से बता दूं एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई प्लान, आप मतलब कि चलते हुए कोई प्लान जो स्टेप बाय स्टेप पहले क्या हमने करना होगा वो हम करें, तो वो बेसिकली हमारा एल्गोरिथम है, ठीक है। इसको बेसिकली समझ लो कि एक सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन है कि भाई पहले हमने ये करना है, पहले हम दूसरा हमने ये करना है, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ है। अगर बात करूं मैं एक गुड एल्गोरिथम की, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर बेसिकली हर स्टेप एल्गोरिथम का क्लियर होता है, मतलब कि कोई भी बात ऐसी नहीं होती कि एक दूसरे जो है बंदे को समझ में नहीं आया, हर चीज़ क्लियर होगी, सही है। और इनपुट और आउटपुट जो होगा वो मतलब डिफाइंड होगा सब चीज़ के, भाई ये चीज़ हम इनपुट ले रहे हैं, ये हमारा आउटपुट है, सही है। उसके बाद जो है हम इसके अंदर कोई कंप्यूटर कोड नहीं डालते हैं, हम इसको एल्गोरिथम को ऐसे लिखते हैं जो कि उसके बाद हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना सकते हैं। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल है कि भाई मेकिंग अ कप ऑफ टी, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपसे पेपर में पूछी जा सकती है, चाहे वो आपसे सम पूछ ले, चाहे वो आपसे मार्कशीट बनाना पूछ ले, चाहे वो आपसे कप ऑफ टी पूछ ले। अगर कप ऑफ टी समझ में आ जाएगा तो आगे करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फिर भी मैं तुम लोगों को दो एल्गोरिथम समझा देता हूँ, बाकी सारे एल्गोरिथम सेम ही होंगे परफॉर्म। सबसे पहले याद रखना एल्गोरिथम करने के लिए तुमने स्टार्टिंग में जो है स्टेप वन तुम्हारा स्टार्ट होगा, लास्ट स्टेप तुम्हारा स्टॉप होगा, ये तुम्हारा सेम ही रहेगा हर एल्गोरिथम के अंदर। उसके बाद तुमने अपनी पूरी बात लिखनी है। अब ये तुम्हारा असल चीज है, दैट वाज अ स्टेप, सही है। किस चीज के स्टेप है ये, एक चीज को बनाने के लिए तुमने स्टेप है, ये इस तरीके से बनेगा, इसको कोडिंग करना आसान हो जाएगा कि हम तुमने स्टेप बता दिया कि सबसे पहले चाय बनाने के लिए क्या करना है, मैंने फ्रेश वाटर लेना है, फ्रेश वाटर जो है मैंने केटल के अंदर डालना है, मैंने उसको बॉईल करना है, बॉईल करने के बाद मैंने उसके अंदर ब्लैक टी डाल देना है और छोड़ देना है, देन उसके बाद मैंने उसी में मिल्क डाल देना है, और फिर जो है मैंने उसको ऐसे ही कर देना है, फिर शुगर डाल दूंगा, फिर बॉईल करूंगा और फिर स्टॉप करूंगा। मैंने एल्गोरिथम का क्या बताया था, मैंने एल्गोरिथम में ये बताया था कि यार इसके अंदर भी तुम लोग क्या करते हो, चेंजिंग कर सकते हो एल्गोरिथम के अंदर। क्या चीज चेंजिंग करनी है वो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखो यार, इसके अंदर भी हम जो है एल्गोरिथम जरूरी नहीं है जो अपने आसान के हिसाब से तुमने लिखना है। एक ऑल्टरनेटिव मैंने बताया था ना कि तुमने रिक्वायरमेंट लेनी है, फिर तुमने इसको प्रॉपर्ली देखो, जरूरी नहीं कि यही चीज फॉलो हो गया, तुम ये भी कर सकते हो कि भाई अलग तरीके से भी लोग बनाते हैं चाय को। आपने सबसे पहले बॉयल कर लिया, बॉयल करने के बाद जो ब्लैक टी आपने छोड़ दी, जब वो बिल्कुल ही बॉयल हो जाता है, ठीक है, आपने लीव इन द पॉट, उसके बाद बॉयल कर लो। बॉयल करने के बाद फिर क्या करोगे, तुमने कप में निकाल लिया, और कप में निकालने के बाद फिर तुम मिल्क डालते हो, फिर तुम उसके लिए शुगर ऐड करते हो, देन फिर उसको जो है आप अच्छे से जो है घुमाते हो, ठीक है, मिक्स करते हो, मिक्स, और फिर उसके बाद वो आपका कंप्लीट बन जाता है। और मगर कुछ लोग फिर ये स्टेप भी फॉलो करते हैं, जो सब चीज़ आप एक कैटल के अंदर ही डाल देते हो, मिल्क भी उसी के अंदर डाल देते हो, ठीक है, और फिर आप उसके अंदर शुगर भी डाल देते हो, तो ये वाला कुछ चक्कर है। आगे चलते हैं, सम टू नंबर्स का निकालना। अब ये इसके अंदर क्या मामला है, सबसे पहले स्टार्ट और स्टॉप वैसे ही होगा स्टेप में। अब सम की बात होगी, ये बात याद रखना, वेरिएबल को लास्ट में डिक्लेयर करोगे सम में। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल ये होते हैं जो चीज़ आप जो है मॉडिफाई कर सकते हो। कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट हमेशा सेम रहता है, आप उसकी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। आप ये चीज आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा है कि वेरिएबल को आप कैसे नेमिंग जो वेरिएबल्स होते हैं क्या कर सकते हो, कि भाई वन नंबर इस तरीके से नहीं लिखोगे, आपका यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा टाइप्स आ जाता है, फिर आपके पास वेरिएबल्स आ जाते हैं, फिर आपने किस तरीके से अपने इसको इनिशियलाइज करवाना है, इक्वल्स टू लगाते हैं, सब नेमिंग वेरिएबल्स आप चैप्टर 2 के अंदर पढ़ोगे। बट अभी के लिए सिर्फ ये समझ लो कि ये आप जो है मॉडिफाई कर सकते हो, कॉन्स्टेंट मॉडिफाई नहीं करते। आपने क्या किया, आपको एक चीज समझ में आ गई, दो नंबर का मुझे सम करना है। अब सम जो है चुप करके यहाँ पे लिख दो, और दो नंबर तुम यहाँ पे लिख दो। अब नंबर के साथ तुम वन वन नहीं करोगे, कोई एक नाम दोगे, एक वेरिएबल दोगे, नम वन नम टू दे दिया। नम वन नम टू देने का मकसद ही यही है कि भाई आसानी होने के लिए, कि पता चले एक बंदे को ये मेरे दो नंबर ले रहा हूँ, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया है तुमने, भाई रीड करा रहे हो वैल्यू नम वन और नम टू की, नम वन और नम टू को तुमने ऐड कर लिया और उसको असाइन कर दिया रिजल्ट टू सम। जो सम तुमने लिया था, तुमने क्या कर दिया, इसके अंदर सम को ले लिया, एक असाइन कर लिया सम इक्वल्स टू ये नम वन और नम टू। मतलब क्या है कि अगर मेरा नंबर 2 है, उसको मैंने क्या किया, प्लस किया, नम टू मेरा क्या 2 है, और ये डिस्प्ले करा देगा, तुम्हारा सम क्या हो जाएगा, सम इक्वल्स टू तुम्हारे पास 4 हो जाएगा। तो ये बेसिकली तुम्हारा एक आंसर आ गया। तो यही दो नंबर का एल्गोरिथम है कि टू नंबर से कैसे सम कर सकते हो, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे तुम्हारे पास ये 3 नंबर का है, ये तुम लोग खुद प्रैक्टिस करना है इसकी, सही है। इसका एवरेज ऑफ 3 नंबर और वॉल्यूम तुम किस तरह से निकाल सकते हो। अगर तुमने सम निकालना आ गया 2 नंबर्स का, तो एवरेज भी तुम निकाल सकते हो, और अगर तुम्हें पूरा अच्छा ये समझ में आ गया, तुम वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स भी निकाल सकते हो। आगे चल रहे थे, और फिर अगर वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स निकाली तो परसेंट कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है, सब चीज वैसे ही होगा। अगर सम समझ में, मैंने जो समझाया वो समझ में आ गया तो। एक और बात तुम्हें समझा देता हूँ, वो क्या है कि देखो जो तुम्हारा बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर मैंने तुम्हें क्या समझाया, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम बेसिकली एक टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, सही है, जिसको हम प्यूडो कोड भी कहेंगे। फ्लो चार्ट तुम्हारे पास किस फॉर्मेट में होता है, विजुअल बेस फॉर्मेट में, विजुअल रिप्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये इन शेप की फॉर्मेट में या फिर सिंबल की फॉर्म में होगा, शेप या फिर सिंबल्स में, सही है। तो ये आपका फ्लो चार्ट है। अब फ्लो चार्ट के अंदर तुम्हें करना कैसे होता है, अब तुम मुझसे पूछोगे सर कौन सा बेहतरीन है। देखो यार, समझाने के लिए अगर कोई नॉन प्रोग्रामर है, जिसको प्रोग्रामर की कोई नॉलेज नहीं है, जिसको प्रोग्रामिंग समझ में भी नहीं आती है, उसके लिए फ्लो चार्ट काफी ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि ये जो एल्गोरिथम लिखना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और ये प्रोग्रामर ही समझ सकते हैं,
ठीक है, नॉन प्रोग्रामर जी समझ नहीं सकेगा, मगर जब आप इसको पिक्चर फॉर्मेट में बनाओगे तो कोई भी समझ जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अगर आप इसमें अच्छे से बनाते हो सब कुछ। ठीक है, अब सिंबल्स और शेप्स क्या चीज़ है, परेशान हो गए होगे ये क्या चीज़ आ गई जिंदगी में। देखो यार, एक सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पर ओवल शेप में ये बनाता हूँ तो बस ये याद रखना कि भाई ये चीज़ मेरी जो है स्टार्ट होगी, स्टार्ट में भी यही बनेगा फ्लो चार्ट के अंदर, और एंड में भी मेरा जो है यही बनेगा ओवल शेप। ठीक है, ये लाजमी याद रखना। अगर मैं इनपुट की बात कर रहा हूँ, कोई मेरी इनपुट आ रही है चीजें, क्वेश्चन में पूछेंगे कि भाई आप इनपुट करो इस चीज को, वो पैरेललोग्राम में बनेगी। ठीक है, और अगर कोई चीज प्रोसेस कर रहे हो, लाइक प्लस करा रहे हो, मल्टीप्लाई करा रहे हो, एडिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर रहे हो, प्लस माइनस, तो वो तुम्हारा स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर बोला रेक्टेंगल के अंदर परफॉर्म होगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं कि तुम लोगों को आइडिया हो जाए इस चीज का। स्टार्ट और स्टॉप करोगे वो तुम्हारा होगा ओवल शेप में, जो कि तुम्हारा क्या आएगा, पहला स्टार्ट के अंदर और स्टॉप के अंदर हमेशा। एक और बात याद रखो, ये चीज तुमने स्टार्ट करी, आगे जो ये तुम्हारा एरो हेड लाजमी लगेगा हर में, ये तुम्हारा स्टार्ट है। ठीक है, ये तुम्हारा स्टार्ट है, और यहाँ से तुम्हारा एरो हेड लाजमी लगेगा। ये जो रेक्टेंगुलर ये प्रोसेस है तुम्हारा, इसके अंदर सारी चीज प्रोसेस होगी, और ये चीज तुम्हारा जो है ये पैरेललोग्राम है, इसके अंदर इनपुट लोगे तुम ये क्या चीज है, फिर उसके बाद तुम अपना एंडिंग करा सकते हो। एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज क्या है, शेप समझ में आ रहा है, इसको कहते हैं हम डायमंड। डायमंड की तरह है। ठीक है, और डायमंड बेसिकली जो है ये क्यों यूज होता है, डिसीजन लेने के लिए। डिसीजन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल भाई एक बच्चा है, अगर उसने 70 से ज्यादा मार्क्स लिए, 70% ज्यादा, तो वो अच्छा है, मतलब कि बेस्ट है। ठीक है, अगर वो 70 से कम लेता है, अगर की बात हो जाती है ना कि अगर ये ले लिया या उसने कम लिया, 70 से कम लिया, 65 लिया, तो वो बैड है। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो बात होगी ये आपका फ्लो चार्ट में इंप्लीमेंट होगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्लो चार्ट की। इंपॉर्टेंस क्या होती है फ्लो चार्ट की, देखो यार, जो मैंने तुम लोगों को पहले बताया कि फ्लो चार्ट बेसिकली जो है आपको इजी टू अंडरस्टैंड कर देता है। सही है, एक इजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके बाद जो है फ्लो चार्ट एक तरीके से गाइड कर रहा होता है और एक ब्लूप्रिंट बना के दे रहा होता है कि आप कोड जब कर रहे हो, एक प्रोग्रामिंग की जब कोडिंग स्टार्ट करते हो ना, तो वो आपको एक ग्राफिकल ब्लूप्रिंट बना के दे देगा, दिखा देगा भाई इस तरीके से आपने कोडिंग करनी है। अब ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ लो कि भाई तुमने 3 नंबर्स को लेना है। सही है, क्या लेना है, 3 नंबर को एज इनपुट बता दिया उसने इनपुट, उसके बाद आपने सम करना है, उसकी परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहले ये काम देख लो। क्वेश्चन अगर इस तरीके के आ जाते हैं तो उसको पहले पढ़ना आधा आधा, फिर सॉल्व करना। तो क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करोगे, तो मैंने तुम्हें क्या बताया, स्टार्ट करना है तुमने। सही है, और उसके बाद तुमने यहाँ पर एंड स्टॉप करना है, स्टार्ट करोगे और स्टॉप करोगे। अब क्या है, तुम्हें इनपुट दे दिया उसने, क्या दिया है उसने, इनपुट दिया है। इनपुट क्या लेना है तुमने, 3 नंबर। तो 3 नंबर से मुराद क्या है, तुम यहाँ पे उसको दे दोगे, कोई भी दे दो, सम 1 सम 2 सम 3, या फिर भाई तुम नंबर 1 नम 1 नम 2 नम 3 कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, XY Z तुमने ये दे दिया, 3 इनपुट दे दिया। जो तुम्हारे ये जो इनपुट है ये किसमें आया, पैरेललोग्राम में, मैं तुम्हें बताया था पैरेललोग्राम में आता है। अब आप क्या कर रहे हो, आपने प्रोसेस करवाना है इसको, क्यों, क्योंकि भाई जब भी आप कैलकुलेट सम, सम का मतलब क्या है, प्रोसेस करवा रहे हो। ठीक है, इसका वैल्यू निकलवा रहे हो, वैल्यू क्या है, प्रोसेस करवा रहे हो, सम और परसेंटेज निकलवा रहे हो, ये सारी ये दोनों चीज किसमें आएगी, ये आएगी आपकी रेक्टेंगल में। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस जब आप कर रहे होते हो वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। इतना समझ में आ गया, तो सम इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये सम हुआ। अब ये भी रेक्टेंगल में आया, अब आपने क्या करना है, परसेंट निकालना है। तो सम बेसिकली हमारा इसका क्या होगा, सम हमारे पास टोटल जो है ये 3 सब्जेक्ट है तो 300 हो गया। और सम फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सब्जेक्ट के अंदर 50 मार्क्स लेकर आया, इसमें 50 इसमें 50 इसमें 50, 150 हो गया। अब परसेंट निकालना है, तो मुझे ये चीज पता है कि मेरी परसेंट जो होगी 150 डिवाइड बाय 300, और यहाँ से मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा। मेरा टोटल क्या आ गया, अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ऐसे ही मैंने एक बताया है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ, अगर मेरा परसेंट 70 से अबव आता है, ये क्या, ये कौन सा है, ये शेप कौन सा है, डायमंड। डायमंड क्या कर रहा था, डिसीजन ले रहा था, बताया था ना डिसीजन लेता है। तो डायमंड जब डिसीजन लिया, डिसीजन क्या हुआ कि अगर उसकी 70 से अबव है, उसकी 72% है, तो क्या करेगा वो, यस लिखकर वेल डन दे देगा और स्टॉप कर देगा आपके प्रोग्राम को, प्रोग्राम स्टॉप। ठीक है, अगर 70 से अबव नहीं है, 70 से कम है, लाइक 65 है उसकी परसेंटेज, तो वो क्या होगा, वो नो पे चला जाएगा और ये वेल डन नहीं करेगा। दरअसल ये बुक जो है गलत है, कोविड में प्रिंट हुई है, इस वजह से माशाल्लाह इनकी प्रिंटिंग है, ये यहाँ पर वर्क हार्ड होगा। ठीक है, वर्क हार्ड, तो वर्क हार्ड करेगा। सही है, अगर 65% वो नो पे गया, वर्क हार्ड किया और वो फिर जाकर स्टॉप हो गया। ये पूरा आपके पास एक फ्लो चार्ट था। सही है, अब आगे हम समझ लेते हैं, वही चीज बताइए जो मैं तुम्हें ऊपर से समझाता हुआ आ रहा हूँ। ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप आप सोल्यूशन कर रहे होते हो, यहाँ पे डायग्राम बना रहे होते हो फ्लो चार्ट के अंदर, इसके अंदर टेक्स्ट यूज हो रहा होता है, इसमें आप सिंबल्स और शेप्स कर रहे होते हो। इजी डीबगिंग हो जाती है क्योंकि आप वो टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखते हो, इसके अंदर डीबगिंग थोड़ी मुश्किल होती है। डीबग का मतलब क्या होता है, गलतियां जो निकल रही होती हैं आसानी से यहाँ से एल्गोरिथम में तुम पकड़ सकते हो, इसमें नहीं पकड़ सकते। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करना, मैंने जिस तरह तुम्हें बताया कि एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करना काफी मुश्किल होता है, मगर इसको जो है फ्लो चार्ट को आप आराम से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। ये बेसिकली प्यूडो कोड होता है, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, ये इसमें ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। अब आपके पास आ जाता है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर डाटा स्ट्रक्चर को तुम लोगों ने समझना है आसान वे में, मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ कि डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा वे होता है जिसमें आप अपने डाटा को, कंप्यूटर के डाटा को एक ऑर्गेनाइज वे में दे रहे होते हो। मतलब ये समझ लो कि आपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया और फिर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आप कंप्यूटर में एक ऑर्गेनाइज वे में रखने का नाम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किचन है,
मुझे मैगी बनाना है, मुझे नूडल्स बनाने हैं, ठीक है। मुझे ये पता है कि मेरी मदर ने जो है सारी चीज़ें, जो सामान मुझे मैगी के लिए रिक्वायर्ड है, वो सब कुछ एक जगह पे रखा हुआ है, मसाले एंड ऑल दैट, एक ऑर्गेनाइज वे में। मुझे बस क्या करना है, मुझे किचन में जाना है और वहाँ पे मैंने जो है अपना कैबिनेट ओपन करना है और मुझे सब चीज़ एक ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएगी, ठीक है। दैट वॉज बेसिकली आ डाटा स्ट्रक्चर के ऑर्गेनाइज वे में आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि भाई डाटा टाइप, ठीक है, डाटा टाइप बोल रहा हूँ, एरे डाटा। एरे डाटा क्या चीज होती है? एरे का सिंपल सा समझ लो कि आप एक जो है सिक्वेंशली फॉर्म में डाटा को तरतीब से स्टोर करना। आप एरे आगे पढ़ोगे जो कि क्या होता है, मगर तुम अभी सिर्फ समझ लो कि एक सिक्वेंशली तरतीब से आपने जो है क्या करना है, इसको स्टोर करना है। अब देखो डाटा स्ट्रक्चर क्या है, दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास लीनियर और नॉन लीनियर होते हैं। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में अगर इतना समझ लो कि तुमने अगर जिंदगी में एक फिजिक्स लीनियर मूवमेंट पढ़ा होगा, फिजिक्स के अंदर लीनियर मूवमेंट जो है पढ़ा होगा। लीनियर मूवमेंट क्या है कि स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये मूव करेगा, ठीक है। तो बेसिकली अब लीनियर है क्या? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ये है कि तरतीब से सेव करने को लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। आप तरतीब से सेव कर रहे हो, वो आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, सही है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर तीन चीजें आपकी रिक्वायर आती हैं, स्टैक, क्यूज, एरे। अब तुम सोचोगे स्टैक क्या होती है? इतना बता दूं, फ्यूचर में आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाते हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाते हो या सीएस के अंदर जाते हो, तो आप एक डाटा स्ट्रक्चर का पूरा सब्जेक्ट पढ़ोगे, ठीक है, जिसके अंदर आपके ये स्टैक के टॉपिक्स, क्यूज के टॉपिक, एरे के टॉपिक सब कुछ कवर होंगे। तो अभी इन शॉर्ट, क्योंकि मैट्रिक में हो, मैं इन शॉर्ट समझा देता हूँ तुम लोगों को कि देखो स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। ये करता क्या है? ये आपके बहुत परफॉर्म कर रहा होता है, डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है। हमेशा आप कोई भी एटम को ऐड करोगे या फिर रिमूव करोगे, वो टॉप से ही करोगे, टॉप से ही ऐड होगा और टॉप से ही रिमूव होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आज जो चीज तुम टॉप से ऐड कर रहे होगे उसको हम कहते हैं पुश, और जो चीज हम उसको टॉप से निकाल रहे होगे बाहर, उसको कहते हैं हम पॉप। सही है, इतना समझ में आ गया? सो आगे चल लेते हैं। आगे हमारे पास है क्यूज। क्यू भी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है? क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब है कतार। मतलब फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि भाई तुम एक क्लास के, मतलब कि तुम अपनी मॉर्निंग जो परेड परेड हो रही होती है, मॉर्निंग असेंबलीज हो रही होती है, वहां तुम एक लाइन बना के खड़े हुए होते हो कतार बना के, तो वो बेसिकली तुम्हारा क्यू है। अब वो क्या होगा कि जब तक फर्स्ट बच्चा अपनी क्लास के अंदर मूव नहीं करेगा, तुम लोग मूव नहीं कर सकते, तुम लोग अपनी जगह में ही रहोगे, सही है। तो जो फर्स्ट बच्चा मूव करेगा उसको हम कहते हैं डी क्यू, सही है। और जो बच्चा, अगर भाई कोई भी चीज एंटर होगी वो पीछे से एंटर होगी, कोई भी स्टूडेंट आएगा, सही है, असेंबली में लेट आया कोई भी बच्चा, तो असेंबली में हो रही होगी, वो बीच में आया, तो वो यहाँ पे नहीं एंटर होगा, तुम्हारे बीच में नहीं आके लग जाएगा, वो आखिरी में जाकर खड़ा होगा, तो उसको हम कहते हैं एन क्यू। बहुत आसान लफ्जों में समझा दिया तुम्हें मैंने, ठीक है। डीक्यू का मतलब क्या होता है? हमेशा जो चीज, देखो एक बंदा है, अगर सिनेमा में तुम टिकट ले रहे हो, सिनेमा में तुमने टिकट लिया, सिनेमा में टिकट लेने के बाद जो है वो बंदा फर्स्ट टिकट लेकर निकल गया। पहला बंदा जब तक टिकट लेके आगे नहीं निकलेगा तुम लोग नहीं ले सकते, तो वो टिकट लेके निकला एक बंदा, फिर पीछे से ही जो एंट्री होगी, जो भी होगी पीछे से एंटर होगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ, ये बेसिकली जो होता है ये हॉरिजॉन्टल वे में एक्सपेंड होता है, हॉरिजॉन्टल वे में एक्सपेंड होता है। यहाँ से निकलेगा, फर्स्ट बंदा निकला तो पीछे से बंदा आया। ये बेसिकली क्या होता है? स्टैक बेसिकली कहाँ से होता है? वर्टिकल वे में, कि ये इधर से ही निकल रहा होता है यूं, ठीक है। अब बेसिकली हम आ जाते हैं एरे के ऊपर। एरे भी लीनियर डाटा है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, सही है। इसके अंदर होता क्या है? ये एक एडवांस मॉडल है। एडवांस मॉडल इस तरीके से कि एक छोटी सी बात समझ लो, बात क्या समझाने की कोशिश कर रहा है मुनीब आपको, कि भाई ये जो आपके पास है ये आपके एलिमेंट्स हैं, यू बी, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ये चीज तुम्हारे पास इंडेक्सिंग है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास मेमोरी लोकेशन है। अगर तुम इन फ्यूचर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हो तो तुम्हारे पास एरे का लंबा कॉन्सेप्ट होगा, जहाँ पे तुम्हें एरे को अपना डिफाइन करना होगा कि मैं बेसिकली इतने मेमोरी के अंदर, ये मेमोरी लोकेशन है, इसके ऊपर अगर मैं इसको ये देता हूँ, ठीक है, तो वो आपको डायरेक्टली ये चीज निकाल कर दे देगा, ऊपर जो भी आपका होगा, ठीक है। तो ये एक एडवांस मॉडल होता है, ठीक है, लीनियर मॉडल का। और इसको बेसिकली एक्सेस करने के लिए आप क्या करते हैं? इंडेक्स करा जाता है। इंडेक्स जो बेसिकली ये चीजें आपकी इंडेक्स है, तो इंडेक्स आपने करा जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या, ये बेसिकली क्या है कि आप बेसिकली इंडेक्स दे दिया है और ऊपर जाकर आप एक्सेस करेंगे इंडेक्स को, ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा था। तो इसके अंदर परफॉर्मिंग क्या क्या चीज होती है, आप इसके अंदर जब आप आगे जाकर फ्यूचर में सॉफ्टवेयर या कुछ भी लेते हो, तो आप इसके अंदर सर्चिंग पढ़ोगे कि इंडेक्स की मदद से पूरा एरे को डिफाइन करने के बाद कैसे आपको सर्च करना है कि डी कहाँ पर, कौन से मेमोरी पर है या कौन से इंडेक्स पर है, पूरी सर्चिंग होती है। इंसर्ट होता है यहाँ पे जो है, इधर मुझे ए वो उसको जेड को इंसर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, सही है। उसके बाद आपकी सॉर्टिंग होती है कि सारे अल्फाबेट इस तरीके से है, मैं ए बी सी डी इस तरीके से कैसे लिखूंगा, सब कुछ एरे में परफॉर्म होता है। तो ये आप फ्यूचर में जाके पढ़ोगे इनकेस जब आप अगर सॉफ्टवेयर या इसके अंदर आते हो तो, ठीक है भाई। अब आप आ जाते हैं आगे। अब हमने लीनियर पढ़ लिया, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दो होते हैं, जिसमें एक तो ट्री होता है, सही है, और एक ग्राफ होता है। सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा कि परेशान हो जाओगे कि यार ये भी आप डाटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ोगे। सबसे पहले चुपचाप समझ लो कि ये चीज तुम्हारी नोड होती है, सही है, और ये चीज तुम्हारी एजेस होती हैं। इसको हम पेरेंट नोड कहते हैं, ठीक है। पेरेंट नोड, पी एन मतलब पेरेंट नोड, सही है। ये क्या होता है? इतना समझ लो कि ये सीक्वेंस में कनेक्ट नहीं होता, इसके मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, मतलब ये सब मल्टीपल लेवल को सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है।
मल्टीपल लेवल को सपोर्ट कर रहा होता है। ये चीज क्या है, ये तुम्हारी चाइल्ड होती है। सही है, ये तुम्हारा क्या है, चाइल्ड है। सही है, इतना समझ में आ गया। अब बस ट्रीज के लिए इतना मामला काफी है। अब आगे क्या है, आगे ग्राफ है। ग्राफ बेसिकली इतना समझ लो कि ग्राफ का बेसिकली इसको क्या कहते हैं, ये तुम्हारा नोड है या फिर ये वर्टेक्स है। ये चीज तुम्हारे क्या है, एजेस है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये क्या है, ये बेसिकली मल्टीपल नोड्स के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब तुम लोग पूछोगे, अब मुझसे तुम लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ट्रीज के लिहाज से ग्राफ कॉम्प्लेक्स होता है या फिर ट्री कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसके हिसाब से मतलब कि ये तुम्हारी डायग्राम्स के हिसाब से, क्योंकि ऊपर ट्रीज में भी नोट्स सारे हैं, ग्राफ में भी कौन कॉम्प्लेक्स होता है, तो ग्राफ काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कम्पेयर टू द ट्रीज। ठीक है, अब कैसे होता है, ग्राफ की दो टाइप्स होती हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वो क्या है, अभी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। ये तुम्हारे पास ग्राफ की दो टाइप है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चुप करके इजी वर्ड में समझ लो, लंबी मत करना। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि यार डायरेक्ट हमेशा एरो से होता है, एरो बना हुआ होगा। जब भी तुम्हारे पास इस तरीके से आ जाए एरो बना हुआ, सब चुप से समझ जाओ वो तुम्हारा डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, और डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब कि हमेशा वन से, देखो इस तरीके से जाएगा, वन है तो वन जो है तुम्हारा टू के ऊपर जा रहा होगा, मगर ये वापसी रिटर्न नहीं हो सकता, वन से टू पर ही जाएगा वो। अब इन अनडायरेक्टेड क्या होता है, अनडायरेक्टेड का मतलब इस तरीके से होता है कि तुम्हारा वन है तो ये बेसिकली इस तरीके से हुआ, कोई एरो हेड नहीं बना हुआ, एरो हेड का मतलब यू नहीं बना हुआ। सही है, जस्ट आपका इस तरीके से बना हुआ। ये यहाँ पर टू होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो बेसिकली एज है वो कनेक्ट हुआ हुआ है वन से लेकर टू से भी, और ये पीछे भी जा सकता है, ये टू से वन भी जा सकता है। सही है, ये वन से टू भी जा सकता है, टू से वन भी जा सकता है, मगर हम जब डायरेक्टेड ग्राफ में आते हैं, जब हम उसके अंदर एरो बनाते हैं तो ये पीछे नहीं जा सकता, ये वन से टू तक की ही बात है इसमें, ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगा, तो वो हमारा क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ। सही है, तो ये हमारा पूरा फर्स्ट चैप्टर था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ये फर्स्ट चैप्टर समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर। ठीक है, तो अब ये जो है हमारा ये चैप्टर टू है। चैप्टर टू के अंदर सबसे पहले जो है हमारे पास जो चैप्टर है वो है हमारे पास बेसिक सी प्लस प्लस। हमने बताया था कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर आपका एक स्टार्टिंग बेसिक है कि आपको कौन सा आपने इन्वायरमेंट यूज़ करना है, कौन सा ओपन सोर्स यूज़ करना है, क्या सिंटेक्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर टू के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा एज अ इंट्रो है। इंट्रो को समझने के लिए कंप्यूटर जो है आपके पास एक कंप्यूटर प्रोग्राम समझ लो कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम को सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड करता है और टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, वो पर्सन जो इस जो है कंप्यूटर प्रोग्राम को लिख रहा होता है उसको हम जो है प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर बेसिकली जो प्रोसेस कर रहा होता है इंस्ट्रक्शन, वो किन फॉर्म्स में कर रहा होता है, बाइनरी लैंग्वेजेस के फॉर्म में, लाइक जीरो और वन। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है हमारे पास हम बेसिकली जो यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ की एक सिंपल सी चीज़ एक और समझ लो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बेसिकली जो है, सही है, यहाँ पे बेसिकली आपके पास जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, आईडीज, जो कि बेसिकली आपको प्रोग्राम्स लिखने में मदद करती है। सी प्लस प्लस एक कॉमन और पावरफुल जनरल पर्पस है, मतलब जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही है कि आप मतलब कि इसको ईजिली जो है राइट कर सकते हो। ये मतलब ओपन सोर्स है। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उसके अंदर कोई ना कोई रूल्स और सिंटैक्स होते हैं, रिजर्व वर्ड होता है और डाटा टाइप्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सी लैंग्वेज होगे तो सी लैंग्वेज के अंदर जब आप प्रिंट कर रहे होते हो सी लैंग्वेज, ठीक है, ये आपके पास सी लैंग्वेज है। ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर जब आप प्रिंट करते हो तो वहां पे आप प्रिंट एफ लेते हो। ठीक है, प्रिंट एफ, सही है, प्रिंट एफ लेते हो आप। और आप अगर सी प्लस प्लस में जाओगे तो वहां पे क्या करोगे, वहां पे आप लेते हो सी आउट। सी आउट करके आप जो है प्रिंट करवा रहे होते हो सी प्लस प्लस के अंदर। पाइथन जो कि आगे का सिस्टम है उसके अंदर आप जस्ट प्रिंट करते हो। सही है, प्रिंट लेते हो, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट। ठीक है, और अगर आपको ऊप पढ़ रहे हो, ऊप का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके अंदर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके आप प्रिंट करवा रहे होते हो। तो कहने का मकसद सिंपल सा ये है कि सिंटेक्स जो होता है, देखो आप जो भी फॉर एग्जांपल सीख रहे हैं, जो भी प्रोग्राम सीख रहे हैं, मगर उसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होगा मगर उसके जो सिंटेक्स होंगे ना वो थोड़े डिफरेंट होंगे। सही है, जैसे कि आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, पाइथन, जावा वो जो सीख रहे हो तो रूल्स और सिंटेक्स जो है ना, आपको बस रूल्स और सिंटेक्स पता होना चाहिए। अगर अगर आपको बेसिकली ये पता होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो ये आपका जो है स्टार्टिंग था। ठीक है, उसके बाद आपके पास कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर प्रोग्राम अगर समझना है तो उसको सिंपल से उसमें समझ लो कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम एक सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं जिनकी मदद से आप प्रोग्राम को, डिजाइन को बनाते हैं, प्रोग्राम के डिजाइन को। और अभी जो बेसिकली आप सीख रहे हैं, ठीक है, आप जो भी चीज़ अभी सीख रहे हैं तो वो मतलब कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑब्वियस सी बात है आपको एक सिंटेक्स चाहिए होगा। सही है, अब सबसे पहले आपके पास जो है कंप्यूटर प्रोग्राम कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ठीक है, जिसकी मदद से आप एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली बहुत डिफिकल्ट होता है लिखने के लिए जब आप वन एंड जीरो का मशीन कोड कर रहे होते हो देन।
ठीक है, जो कि कंप्यूटर यही अंडरस्टैंड करता है। तो इसी वजह से कंप्यूटर प्रोग्राम जो है, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से वो टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो कि जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, वो करते क्या है, वो सबसे पहले जो है कंपाइलर पे बेसिकली वो जो है जो भी लैंग्वेज लिखते हैं कि वो उसको ट्रांसलेट कर देता है इनटू अ लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर समझ पाता है। अब कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, कंपाइलर सिंपल सी बात है, आप कोई भी आईडी यूज़ करते हो, आईडी क्या है, आईडी सिंपल सा समझ लो कि यार आईडी आपके पास क्या है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वही है, प्रोग्रामर जो आप यूज़ कर रहे हो, जो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो वही आईडी जो होती है बेसिकली, उसके अंदर क्या होगा कि आपने वहाँ पर एक कोड को टाइप करेंगे, तो जब कोड को आप रन करोगे तो वो पूरे कोड को जो है आपको समझेगा कि भाई आपने वो कोड में सिंटैक्स एरर तो नहीं किया हुआ या कोई मसला तो नहीं है, तो वो आपको रन करके दे देगा। तो वही ये पूरे इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो देखो फिर से मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि सिंटैक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या चीज़ होती है। सिंटैक्स बेसिकली ये बता रहा होता है कि आपने एक सेट ऑफ कोड को किस तरीके से रीड करना है। कुछ कीवर्ड और कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि अगर आप ये सिंटैक्स नहीं लगाएंगे तो एरर ऑब्वियस सी बात है जनरेट होगा, जैसे कि भाई इनपुट, ठीक है, प्रिंट एफ, ठीक है, उसके बाद आपके पास इन्वर्टेड कॉमास, ये सब चीज़ें आप नहीं लगाओगे तो आपके पास जब आप अपने इन्वायरमेंट में इसको रन कर रहे होगे तो ये एरर जनरेट करेगा। सबसे पहले उन्होंने एक एग्जाम्पल बताई है कि एग्जाम्पल है सी आउट का मतलब क्या है, ये बेसिकली यहाँ पर सी आउट और इस तरीके से आप बनाकर, ठीक है, ग्रेटर देन करके डबल ग्रेटर देन और फिर हेलो वर्ल्ड अंदर लिखेंगे तो ये आपका ये प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर क्योंकि ये लैंग्वेज सी प्लस प्लस है, अगर यहाँ पे प्रिंट एफ करके इसको इस तरीके से करके ब्रैकेट डालकर उधर कॉमा आपके पास जो है ये लग जाएगा, तो फिर जो है आपके पास क्या होगा, ये आपका बन जाएगा सी लैंग्वेज का। तो देखो चीज़ें सेम ही है, ठीक है, बस सिंटेक्स जो है ना वो आपकी चेंजिंग हो जाती है, ऊपर से समझा रहा हूँ। जैसे कि रूल सबके सेम ही है कि लिखना आपने वैसे ही है, प्रिंट में भी लिखोगे वैसे ही, मगर आपका जो है ना ये सिंटेक्स चेंज होगा। सी आउट है, आप सी में जाओगे तो वहाँ पे प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ लगा दोगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे जाओगे तो वहाँ पे आप जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लगा दोगे, और अगर आप फिर जब अगर पाइथन पे चले जाते हो तो जस्ट प्रिंट लगा दोगे। तो इस तरीके से कुछ मामला हैं। आगे अगर हम बात करते हैं सिंटेक्स ने बेसिकली क्या क्या डेवलप कर दिया, ये मैसेज हेलो वर्ल्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ में आ गया होगा। नीचे चल लेते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली जो होता है इसके अंदर तीन जो है लेवल ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, लेवल ऑफ लैंग्वेजेस जो आपके पास है वो तीन है। सी प्लस प्लस बेसिकली जो होता है वो एक समझ लो कि यार टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, सही है। और इसके अंदर जो है आपके पास तीन लेवल ऑफ लैंग्वेज, लो लेवल, मिडिल लेवल्स और हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस क्या चीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि जीरो और वन की फॉर्मेट में होती है, रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो और वन की फॉर्मेट में। ठीक है, जो कि ये क्या करता है, ये मशीन को बेसिकली इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। और ये बेसिकली ये लैंग्वेज जो होता है ये मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के जो है कैटेगरीज में लो लेवल लैंग्वेज आ रही होती है। मशीन लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज जो है डायरेक्टली बेसिकली जो है ना कंप्यूटर को जैसी चलाने के लिए ये बेसिकली काम आ रही होती है। ठीक है, ये इजीली अंडरस्टूड नहीं होती ह्यूमन के उस पर, मगर ये इतना बता देता हूँ कि ये बाइनरी डिजिट्स में होती है मशीन लेवल लैंग्वेज, जीरो और वन। ठीक है, सही है, मतलब इसको कोई ट्रांसलेटर की नीड नहीं होती है, डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर रही होती है बाय द कंप्यूटर, और ये फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सही है, तो इतना वही बताया मैं तुम लोगों को, डायरेक्ट कंप्यूटर को चलाने में ये मदद करती है। ठीक है, इसकी कोई भी ऐसी लैंग्वेजेस नहीं है जो कि ट्रांसलेट करेगी, ये सिंपल जीरो और वन की फॉर्मेट में होती है, और ये फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इन केस अगर कोई एमसीक्यूज आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो दैट वाज द मशीन लेवल लैंग्वेज। और ये सारे जो मैं समझाने का मतलब है ना डिटेल, तो इनमें से एमसीक्यूज के 100% चांसेस हैं जो कि आ रहे हैं, वरना मैं आप लोगों को नोट से भी पढ़ा सकता हूँ जो कि शॉर्ट फॉर्मेट में है, मगर मैं चाह नहीं रहा, बुक से समझाने का यही मतलब है कि तुम लोगों को समझ में आए। असेंबली लैंग्वेज क्या है, अगर मैं तुम लोगों को आसान लफ्जों में बता दूं, ठीक है, कि तुम्हारा जो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज है वो इस तरीके से है कि असेंबली लैंग्वेज बेसिकली मशीन लैंग्वेज के बाद मतलब क्या है कि भाई ये जो है हार्डवेयर को लेस एक्सेस देता है, इजी टू रीड और राइट, और आप ह्यूमन मेंटेन कर सकता है। ठीक है, ये आप सिंपल जो है इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे होते हो जो कि अंडरस्टैंडेबल होता है एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें असेंबली लैंग्वेज में होता क्या है, असेंबली लैंग्वेज में बेसिकली क्या होता है कि ये ट्रांसलेट, असेंबली जो है ना बेसिकली इसको जो है वो ट्रांसलेट किया जा सकता है। ठीक है, सही है। उसके बाद मिडिल लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होती है, स्पेशल पर्पस जो है मिडिल लैंग्वेज होती है जो कि डेवलप करी जा रही होती है पास में, जो कि आपका हार्डवेयर यूजर इंटरफेस का ब्रिज बनाने में काम आते हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस अगर तुम्हें समझना है तो ये एक रेवोल्यूशन इन्होंने पैदा किया था प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो बेसिकली एक तरीके से ह्यूमन लैंग्वेजेस, मतलब ये जो होता है ना ये एक ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं देन मशीन लेवल लैंग्वेजेस। और ये करती क्या है, ये बेसिकली करती ये है कि ये आपका कुछ इस तरीके से करेगी कि डायरेक्ट एक्सेस नहीं करती हार्डवेयर के ऊपर, आपने सबसे पहले जो ट्रांसलेटर होता है लाइक कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर रिक्वायर होता है इसके अंदर, जो कि वो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेजेस को इनटू लो लेवल लैंग्वेजेस में।
मतलब कंपाइलर आपके पास फॉर एग्जांपल डेव सी प्लस प्लस है, कि कंपाइलर वो पूरे कोड को आपको रन करेगा, फिर वो ट्रांसलेट करेगा हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस में। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, वो इजी टू रीड राइट और आप मेंटेन कर सकते हो उसको। और हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो पोर्टेबल होता है, ठीक है। और ये डिपेंड नहीं होता मशीन के ऊपर, मशीन के ऊपर इजीली आके डिपेंड नहीं होता। इसी तरीके से इसकी डिफरेंसेस है लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस की। ये मशीन फ्रेंडली लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। लो लेवल हमेशा जो भी होता है वो 0 और 1 से बाइनरी डिजिट्स पे आपका जो है रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मगर हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो एक फ्रेंडली लैंग्वेजेस होती हैं, जो कि सिंपल इंग्लिश वर्ड में होता है और ह्यूमन इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो क्या कर रहा होता है, लो लेवल लैंग्वेज असेंबली कोड से ट्रांसफर हो रहा होता है, मतलब ट्रांसफर से मुराद है कन्वर्ट हो रहा होता है मशीन कोड के अंदर, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो बेसिकली जो कंपाइलर है आपका, जैसे कि सी प्लस प्लस आपका हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है, ठीक है। वो करेगा क्या कि जो कंपाइलर आपके पास कोड लिख रहे हो वो सबसे पहले, या फिर आपके पास इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन कोड को रीड कर रहा होता है, गलती आ रही होती है वहीं पे बता देता है, वो कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेजेस इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड के अंदर, कि आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। एक ही मतलब के टाइम पे मशीन कोड रन नहीं होता सारे मशीन पे, क्योंकि ये पोर्टेबल लैंग्वेज नहीं है। हाई लेवल कोड के अंदर जो कि आपको मशीन कोड रिक्वायर होती है, तो और ये जो है पोर्टेबल लैंग्वेज है, ठीक है। इसके अंदर जो है डायरेक्ट एक्सेस होती है मेमोरी के अंदर, उसके अंदर लेस मेमोरी सफिशिएंट होता है, ठीक है। इसका मेंटेनेंस जो होता है लो लेवल का वो इतना आसान नहीं होता, मगर इसका मेंटेनेंस बहुत आसान होता है, क्योंकि ये एक यूजर फ्रेंडली होती है और इजीली ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है, तो ये आराम से कर देता है। इसके अंदर जो होता है ये बाइनरी नंबर्स होते हैं, मशीन लैंग्वेजेस होती हैं, तो ये बेसिकली काफी मुश्किल हो जाता है। आगे चल लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले जो है हाई लेवल जो है समझ लो कि एक मॉडर्न लैंग्वेज है, इसमें हम ट्रांसलेट का कॉन्सेप्ट होता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो बेसिकली एक मॉडर्न लैंग्वेज है, और इसके अंदर जो है एक ट्रांसलेटर्स का जो है कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जो प्रोग्रामर कोई भी कोड लिख रहा होता है, कोई भी लैंग्वेज, एक प्रोग्रामर है वो कोड लिख रहा है कोई भी लैंग्वेज में ठीक है। उसको प्रोग्राम उसको जो हम सोर्स कोड कहते हैं, और सोर्स कोड जो है वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, सही है। अब बेसिकली यहाँ पर जो है मैं कुछ समझा रहा हूँ। ट्रांसलेटर्स जो होते हैं वो हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर इतना समझ लो कि कंपाइलर क्या होता है, देखो वो क्या करता है कि सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, मशीन लैंग्वेज कोड के अंदर, ठीक है। होता क्या है कि आप कोई चीज़ टाइप करते हो, सबसे पहले आपने अपने प्रोग्रामिंग के उसके अंदर टाइप किया, ठीक है। आपने उसको टाइप किया तो वो क्या किया, उसने सोर्स कोड को उसने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसलेटर को फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है। जो कि उनको किस फॉर्म में नजर आता है, 0 और 1 के सिग्नल में कन्वर्ट करता है वो, सही है। और फिर उस कन्वर्ट से जो प्रोग्राम क्रिएट होता है वो एक जो है ऑब्जेक्ट कोड होता है, या फिर उसको हम मशीन कोड भी कहते हैं, सही है। समझ में आया, नहीं आया मैं बता देता हूँ फिर से। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर देखो सिंपल सी बात है। कंपाइलर के अंदर क्या होता है, जो आपके पास सोर्स कोड है, सोर्स कोड में तुम्हें बताया, जो चीज़ तुम बेसिकली लिख रहे हो टेक्स्ट फॉर्मेट में अपने कोड जो लिख रहे हो वो सोर्स कोड है तुम्हारा। उसको तुम कन्वर्ट करोगे मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज में बेसिकली जो सोर्स कोड तुमने लिखा है, जो भी तुम चीज़ लिख रहे हो, ठीक है, वो आगे ट्रांसलेटर जो होता है, जिसपे लिख रहे हो, ट्रांसलेटर जो है तुम्हारे पास, वो ट्रांसफर करता है उस चीज़ को किस फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है वो पीछे 0 और 1 के उसमें जो है सिग्नल में कन्वर्ट करता है। उस कन्वर्ट में जो भी प्रोग्रामिंग, वो कन्वर्जन जो होती है उसमें कोई भी प्रोग्रामर जो क्रिएट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, याद रखना। ऑब्जेक्ट कोड या फिर हम मशीन कोड भी कहते हैं। तो इतना समझ लो, सीधी सी बात है। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो कॉम का मतलब क्या होता है, कॉम का मतलब है कंप्लीट ट्रांसलेशन, सही है, कंप्लीट ट्रांसलेशन। हम इसके अंदर कंप्लीट ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है, सही है। आगे चलो, हम आगे चल लेते हैं। आगे क्या है, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलता है। मतलब कि देखो कंपाइलर के अंदर क्या है, एक कोड मैंने लिख लिया यहाँ पर, मैं कोड लिख लूंगा, पूरा कोड लिखने के बाद ये पूरा रन करेगा एक साथ, और अगर एरर आएगा तो ये एरर शो कर देगा। इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये चलेगा तुम्हारा, तुम्हारा एक लाइन पढ़ेगा पूरा, फिर दूसरा लाइन पढ़ेगा पूरा, फिर तीसरा लाइन पढ़ेगा पूरा। अगर एक लाइन में ही एरर आ रहा है तो वहीं पर ही तुम्हें एरर का सिग्नल शो कर देगा, लाइक बल्ब फॉर्म में या जिस फॉर्म में भी, या नीचे तुम्हें एरर दिखा देगा। तो इस तरीके से ये होता है, और सिंपल सा भाई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि भाई जैसे ही वो तुम्हारा एरर शो होगा ना, तो वो जो एग्जीक्यूट हो रहा होगा तुम्हारा प्रोग्राम वो रुक जाएगा, वो बोलेगा भाई मैं नहीं अब शो कर रहा, ये एरर आ गया तुम्हारे पास। और इंटर का मतलब देखो, इंटर ये IN मतलब इनकम्प्लीट होता है ये। जैसे तुम्हें मैंने कंपाइलर का बताया, ये कंप्लीट, ठीक है। इसके कंपाइलर के अंदर मैं तुम्हें बताया था ना कि फॉर्म का मतलब क्या है, कंप्लीट ट्रांसलेशन करता है। ये जो होता है इनकम्प्लीट ट्रांसलेशन हो रही होती है इसमें, सही है, समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम असेंबलर। असेंबलर में बेसिकली क्या है, असेंबलर के अंदर अगर तुम्हें समझना है, असेंबलर क्या करता है, प्रोग्राम को सबसे पहले जो ट्रांसलेट करने के लिए बनाया जाता है असेंबलर, ठीक है। उसमें होता क्या है कि असेंबली लैंग्वेज के कोड को जो है मशीन में ट्रांसफर कर देते हैं। असेंबली लैंग्वेज का जो कोड है, असेंबली लैंग्वेज का जो भी कोड होगा उसको मशीन के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये भी एक तरीके से कंपाइलर ही होता है फॉर द असेंबली लैंग्वेज। एक असेंबली लैंग्वेज भी होती है, वो तुम लोग जब आगे बढ़ोगे तो पढ़ोगे असेंबली लैंग्वेज, मगर उसको क्या करता है, उसके लिए भी कंपाइलर ही यूज होते हैं, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी कुछ कंपाइलर्स होते हैं वो यूज होते हैं, ठीक है।
मगर वो जो है इंटरप्रेटर की तरह होते हैं कि अगर आपका फर्स्ट जो होगा पहला ही अगर आपने अपना असेंबली लैंग्वेज मिस्टेक की होगी तो आपको एरर शो कर देगा। अब उसके बाद जो है आप फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग करते वक्त आपके अगर गलती हो जाती है, हाँ, तो जो भी प्रोग्रामिंग करते वक्त गलती हो रही है तो वो बेसिकली आपका क्या है, वो एरर्स हैं। ठीक है, एरर्स कितने टाइप के होते हैं, एरर जो बेसिकली होते हैं वो सिंटैक्स एरर होता है 3 टाइप के, रन टाइम एरर्स होते हैं और एक आपके पास होता है लॉजिक एरर्स। सिंटैक्स एरर अगर समझने के लिए तुम्हारे पास तुम्हें चाहिए तो सिंटैक्स एरर क्या होता है, टाइपिंग एरर होता है। इतना समझ लो कि एक टाइपिंग एरर या प्रोग्राम को रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते। सही है। सिंटैक्स एरर क्या है, टाइपिंग एरर या फिर आप प्रोग्राम के रूल्स को फॉलो नहीं, क्या रूल्स फॉलो नहीं कर रहे वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। सबसे पहले भाई, प्रोग्राम्स को लिखने के लिए आपके पास, ठीक है, 1 मिनट है, ये लो। अब प्रोग्राम्स को लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज पता है कि आपका पैराथेसिस आती है। आप फॉर एग्जांपल बच्चे क्या करते हैं कि जब आप एक को ओपनिंग करोगे तो उसकी क्लोजिंग भी होती है पैराथेसिस की। आपने ओपनिंग तो कर दी, क्लोजिंग लगाना भूल देते हैं, ये भी आपका जो है सिंटैक्स एरर है। ठीक है। आप वेरिएबल जो है आप वैल्यू उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे होते। ठीक है। सेमी कॉलन लगाना भूल जाते हैं। सेमी कॉलन क्या है, ये आपका सेमी कॉलन है। बहुत ज्यादा बच्चे प्रिंट के लिए ये, जब आप आउट लगाओ, सी आउट लगाओगे, और बोल रहा सी आउट लगाओगे, सी आउट के अंदर जब आप इन्वर्टेड कॉमा करके यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कराची एजुकेशन न्यूज लिख दिया और फिर इसको मैं बंद करूंगा, ठीक है, तो बंद करने के बाद मुझे यहाँ पर जो है सेमी कॉलन लगाना होता है लाजमी। अब जब मैं सेमी कॉलन नहीं लगाऊंगा तो वो एक सिंटैक्स एरर शो कर देगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे num1 num2, तो ये नंबर 1 नंबर 2 ये हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मगर 1 क्या है, ये कांस्टेंट है, ये हम कभी नहीं छेड़ सकते, ये हमेशा सेम ही रहता है। तो num1 num2 इस तरीके से, अगर ये भी हम बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डिक्लेयर नहीं करते, सब आपके सिस्टम एरर्स में शो होता है। अच्छा जी, अब आगे चल लेते हैं थोड़ा। रन टाइम एरर्स, रन टाइम एरर्स यही होते हैं, इसको इतना समझ लो कि ये बेसिकली आपका प्रोग्राम तो रन हो जाएगा, सही है, रन टाइम में आपका एक दफा रन तो हो जाएगा, मगर कुछ वैल्यूज जो है वो आपको गलत शो होंगी इसके अंदर। सही है। इसके अंदर आपको कुछ वैल्यूज जैसे कि समझ लो, कंपाइलर ना इसके अंदर डिटेक्ट नहीं करता आपकी गलतियां रन टाइम में। सही है। तो आप ना इसमें आपको डीबग करने में काफी मुश्किल होती है, आपको पता नहीं चलता। फॉर एग्जांपल अगर तुम अपना एक रन टाइम एरर आ रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा, तुमने एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर तुम एवरेज निकाल रहे हो 3% का, ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पर सबसे पहले जो num1 num2 num3 और सम लिया था, num1 num2 num3 और सम, ठीक है, और सम के बाद तुमने जो है एक एवरेज ले लिया था। सही है। तो अगर सम भी नहीं लेते हो, जैसे एवरेज लेते हो, तो मैं एवरेज निकालने के लिए 3 जो है तुमने सम पहले यहाँ पर 300 तुम्हें पता चल गया, इसको जब तुम डिवाइड कर रहे होगे 3 से, तो तुम्हारी जो वैल्यू है ना, ये तुम्हारी जीरो में आ रही होगी, हालांकि जब तुम 300 डिवाइड करोगे तो तुम्हारी वैल्यू कुछ और आएगी, तो ये रन तो हो जाएगा। कोड तुमने बिल्कुल सही लिखा है कि तुम सम लिख रहे हो, पहले 3 को प्लस करोगे, फिर उसके बाद इसका एवरेज निकालोगे, तुमने कोड बिल्कुल सही लिखा है, रन भी हो जाएगा, मगर तुम्हारी आंसर की वैल्यू जो है ना वो गलत आएगी। ये रन टाइम एरर, और ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, समझ पता भी नहीं चलता कि यार ये क्या हुआ, रन तो हो रहा है, मतलब आप चले गए, आपने आपने जाकर टीचर को भी दिखा दिया, मगर टीचर भी बोलेंगे यार तुम्हारा कोड रन हो रहा है, मगर कोड तो तुम्हारा रन हो गया, मगर रन टाइम जब तुम एक टाइम पे चल जाएगा, मगर फिर जब तुम ना उसको प्रॉपर्ली देखोगे ना तो पता चलेगा यार तो आंसर ही मेरा गलत आ रहा है। लॉजिक एरर एक खतरनाक एरर होता है भाई। लॉजिक एरर के अंदर ये होता है, अगर मैं तुम्हें लॉजिक एरर समझाऊं तो लॉजिक एरर का इतना समझ लो कि रन टाइम और लॉजिक एरर जो होता है कंपाइलर से बेसिकली जो है ना डिटेक्ट नहीं होते। ठीक है। लॉजिक एरर के अंदर इतना समझ लो कि लॉजिक एरर आपको जो है कोई वार्निंग नहीं देता। ठीक है। लॉजिक एरर के अंदर भी जैसे कि आप यही काम कर रहे हो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई लॉजिक एरर यही है कि आपने फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट है, आपने भाई उसको डिवाइड किया, सही है, और फिर उसके बाद क्या किया कि वो एग्जीक्यूट हो गया विदाउट एनी एरर। ठीक है। मगर क्या होगा कि बाद में जो है वो आपका जो है कुछ देर के बाद वो आपको लॉजिक एरर शो करेगा। ठीक है। रन टाइम एरर के अंदर क्या है कि रन टाइम एरर बेसिकली आप रन टाइम में यही होता है कि या फिर जो है एक क्रैश फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा, या फिर आपका रिजल्ट जो है जीरो के से आ जाएगा, इस तरीके से रिजल्ट आ रहे होते हैं। बेसिकली उस कोड के अंदर सिंटैक्स और लॉजिक एरर की कोई मिस्टेक नहीं होती, जब वो रन होता है तो वो परफॉर्म ही नहीं करता टास्क जो आप बेसिकली जो है प्रोग्राम कर रहे होते हो। अब उसके बाद जो आपने आगे पढ़ना है वो आपके पास है C++, जो है बेसिकली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप रन कर सकते हो, लाइक विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, मैक, ये सब के ऊपर रन कर सकते हो। और आप जब आप स्टार्ट अपनी प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हो C++ के अंदर, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडी ही होता क्या है, ये तुम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, ये बेसिकली इतना समझ लो कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप कंप्लीट कोडिंग कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, डीबगिंग कर रहे हो, एक जगह पर रहकर ही आप ये सारी चीज कर रहे होते हैं, वो बेसिकली आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। मतलब आप जो है इसके अंदर, आप इसके अंदर कोडिंग भी कर रहे हो एक ही इन्वायरमेंट में रहकर। इन्वायरमेंट क्या है, सॉफ्टवेयर तुम्हारा, कौन सा सॉफ्टवेयर तुम यूज कर रहे हो, जैसे तुम्हारे जो है बुक्स के अंदर C++ के डेव C++ यूज करवा रहे हैं। ठीक है। तो इस इन्वायरमेंट में रहकर तुम्हें पता चलेगा, क्या पता चलेगा, पता ये चलेगा कि भाई तुम्हें यहाँ पर C++ भी, मतलब कि यहाँ पर तुम्हारे पास जो है
क्या करना है तुमने, यहाँ पर तुम्हें पता चला है भाई मैं इसी इन्वायरमेंट में रहकर कोडिंग भी कर सकता हूँ, डीबगिंग भी कर सकता हूँ। डीबगिंग का मतलब कि अगर कोई मिस्टेक आ जाती है, कोई सिंटैक्स एरर आ रहा है, वो भी तुम्हें पता चल रहा है, कोई रन टाइम कोई लॉजिक एरर आ रहा है कि भाई चल तो रहा है, फिर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी टेस्टिंग कर सकता हूँ कि भाई डीबगिंग कर ली मैंने, फिर टेस्टिंग करूँगी, आपका कोडिंग चल रही है मेरी। तो ये सब चीज़ एक ही जगह पर तुम रहकर कर सकते हो, वो तुम्हारा आईडी है। सही है। अब सही है। आप देखो यार। हाँ बहुत सारे, देखो यार कुछ आईडी जो होती है वो डेडिकेटेड होती है कुछ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है। जैसे कि डेव सी प्लस प्लस है, वो बेसिकली सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस के लिए होती हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी भी इन्वायरमेंट होते हैं जो मल्टी लैंग्वेजेस के लिए होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इक्लिप्स होता है, इक्लिप्स भी एक सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसपे आप जो है सी भी कर सकते हो, सी प्लस प्लस भी कर सकते हो, जावा भी कर सकते हो। मैं बेसिकली इक्लिप्स यूज करता था अपने टाइम पर, जो कि बहुत पप्पू इन्वायरमेंट था, अच्छा इन्वायरमेट था, ठीक है। पप्पू का मतलब अच्छा इन्वायरमेंट था, जिसमें मैंने सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, पाइथन और जावा मैंने उसी के ऊपर ही करी है, ठीक है। सी प्लस प्लस और ये इक्लिप्स और विजुअल स्टूडियो, ये दो बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर हैं जो कि ओपन सोर्स भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो अगर प्रोफेशनल वे में आपने प्रोग्रामिंग करनी है। डेव सी प्लस प्लस इतना ज्यादा कोई यूज नहीं करता, बट सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस के लिए डेव सी प्लस प्लस इट्स क्वाइट गुड। मैंने सी लैंग्वेज की थी डेव सी प्लस प्लस के अंदर, बट काफी ज्यादा मुझे इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लगा इसका। सी प्लस प्लस के लिए काफी ज्यादा इन्वायरमेंट अच्छा होगा, बट विजुअल स्टूडियो कोड और इक्लिप्स इज बेस्टेस्ट, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे जो बेसिकली हमारे पास है वो कुछ इतना समझ लो कि यार अब हमारे पास यहाँ पे बेसिकली शुरू हो रहा है इंट्रोडक्शन टू डेव सी प्लस प्लस। इंट्रोडक्शन क्या है कि सबसे पहले हमारे पास बहुत मेजर आईडी जो है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम अपना कोडिंग डीबगिंग ये सब करेंगे सी प्लस प्लस के लिए, वो है डेव सी प्लस प्लस, ठीक है। डेव सी प्लस प्लस के अंदर हमने किस तरीके से करना है, हम इजीली जो है यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से, या फिर आप लोगों को ईजी जो है गूगल पे देख लीजिएगा, मिल जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने पूरा सेटअप करके बताया हुआ है कि सबसे पहले आपने इसको इंग्लिश में रखना है, देन फिर आगे जाना है आपने ये सारे इसको लैंग्वेजेस फाइल सी प्लस प्लस, देखो सी भी एसोसिएट करती है, मैंने तुम लोगों को बताया ना कि मैंने इसके अंदर सी किया था, मुझे तो खास इन्वायरमेंट नहीं लगा इसका, ठीक है। तो ये सब तुमने आइकन्स को टिक आउट करना है, नेक्स्ट पे जाना है, देन फिर तुम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अगर तुम कोई डेडिकेटेड फोल्डर्स मतलब करना चाहते हो, तुम्हारे पास कंप्यूटर के अंदर सी तो सभी के प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, ठीक है। ज्यादातर तो चीजें ये तुम्हारे पास डेव सी प्लस प्लस आएगा, वो प्रोग्राम फाइल्स में ही आता है, ठीक है। तो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर तुम इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लोगे और ये तुम्हारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। अब क्या करना है, तुमने इसको स्टार्ट करना है यहाँ पर से, जो कि तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन हो रही होगी, सही है। तुमने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, और देन फिर जो है ये तुम्हारे पास सारी फाइल जो है, ये टूल्स कंपाइलर ऑप्शन ये सब तुम इसको सेट करोगे पूरा, और देन तुम्हारे पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये तुम्हारे पास कुछ शो हो जाएंगे, ये कंसोल एप्लीकेशन, स्टैटिक लाइब्रेरी। तुम लोग यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट पे चले जाओगे और एम्प्टी प्रोजेक्ट पे तुम्हारे पास ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से तुम्हारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है, जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग होती है, और ठीक है। अब इसके अंदर इशू क्या था, देखो यार सी लैंग्वेज जो है ना, इसलिए इतना ज्यादा एक्सक्लूड हो गई सी लैंग्वेज। सी प्लस प्लस अच्छी लैंग्वेज है, बट सी लैंग्वेज अगर बिगिनर तुम लोग सीखना चाहते हो लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू, सी लैंग्वेज की तरफ जाओ। सी लैंग्वेज के अंदर इसलिए एक्सक्लूड हो गई क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ना, उसका कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। सी प्लस प्लस में आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिसको ऊप कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये बेसिकली जो क्रिएट किया है ये बिजर्ने ने क्रिएट किया है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम पूछ सकते हैं किसने क्रिएट किया, बिजर्ने, ठीक है, इसने क्रिएट किया है। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है। और आप इसके ऊपर जो है बहुत हायर एप्लीकेशंस बना सकते हो, सी प्लस प्लस पे आप गेम्स बना सकते हो, जीयूआई के डेस्कटॉप बना सकते हो, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मैं तुम लोगों को डिस्कस कर लेता हूँ कि सी की जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स का मतलब क्या कि इंपोर्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो सब कुछ सेम ही है सी पे। जैसे कि आप प्रिंट एफ यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है, यहाँ पे भी आप सी आउट यूज़ कर रहे होते हो, मतलब सिंटैक्स इस तरीके से आपके पास सेम ही है, सही है। कोड का स्ट्रक्चर, कोड का बनाने का स्ट्रक्चर कि आप इंक्लूड लगाते हो, सी के अंदर भी आप इंक्लूड ही लगाते हो, बेसिक सिंटैक्स जो है ना वो सब सेम ही है इसके अंदर। अच्छा रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड समझने के लिए ये है कि रिजर्व का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ों को रिजर्व करना है। फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई सीट्स चाहिए, कुछ रेस्टोरेंट जा रहे हो, वहाँ तुम्हें सीट चाहिए, 5 पर्सन है, तुम्हें नेक्स्ट डे की चाहिए, तुम रिजर्व करवाओगे वो सीट कॉल करके कि यार मुझे ये 5 सीट, कुछ खाने के लिए जा रहे हो फिर रेस्टोरेंट में, तो वो 5 सीट रिजर्व करवा लोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से सी प्लस के अंदर भी जो होता है कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ठीक है। रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, जैसे कि ये आपके पास जो है 95 रिजर्व वर्ड है सी प्लस प्लस में, मगर मगर इतना बता दूं कि भाई ये यहाँ पर जो है ये 32 है, सही है। ये 30 रिजर्व वर्ड्स हैं जो कि सी के अंदर नहीं, बट ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर होते हैं। जो ज्यादा यूज होने वाले जो है ना रिजर्व वर्ड्स, वो कौन से हैं, आप ब्रेक यूज करते हो, 4 करेक्टर यूज करते हो, कंटिन्यू को यूज करते हो, सही है, और नेम स्पेस यूज कर रहे होते हो, सही है। उसके बाद वर्ड यूज कर रहे होते हो, आप स्विच को यूज करते हो, ठीक है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे क्या यूज, एल्स यूज करते हो, फ्लोट यूज करते हो, उसके बाद आप जो है वाइल यूज करते हो। तो ये सारे जो है ना आप ये रिजर्व हैं, और ये जो है आप ज्यादा ज्यादा यूज जो है ये सारे कर रहे होते हो, ठीक है। अब आपके पास क्या है, अब सी प्लस प्लस की कुछ डाटा टाइप्स हैं। सी प्लस प्लस की क्या डाटा टाइप्स हैं, सी प्लस प्लस की कुछ डाटा टाइप है, सी और सी प्लस प्लस में जो होता है सेम डाटा टाइप्स होती हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हमारे पास माइंड है, हम अपनी सारी चीज़ें क्या होता है हम अपने दिमाग में ही स्टोर कर रहे होते हैं, सही है। मगर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर बेसिकली कांस्टेंट और वेरिएबल के ऊपर अगर हम डिस्कशंस करें तो हमारे पास इतना समझ लो, वेरिएबल्स के अंदर जो होता है हम वैल्यू को जो होता है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मगर कांस्टेंट के अंदर हम जो है प्रोग्राम के जो बेसिकली दरमियान जो चेंज वो नहीं होता, ठीक है। ब्रेक और कंटिन्यू ये सारी चीजें जो है मैं तुम लोगों को बताई क्या थी, वो थी हमारे पास रिजर्व वर्ड, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे बेसिकली ये कुछ आपके पास डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। ये अब आपके पास जैसे कि बुलियन है, करेक्टर है। करेक्टर हमेशा एक वर्ड आपका ले रहा होता है। इंटीजर्स आपके पास क्या है, इंटीजर्स आपके पास कुछ इस तरीके से है। इंटीजर आपके पास इतना समझ लो कि यार आपके इंटीजर्स में क्या है। अब मैं तुम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। वेरिएबल्स में क्या है, वेरिएबल के अंदर, हाँ मैं तुम लोगों को वो चीज़ थोड़ा चलो आगे समझाता हूँ। सबसे पहले इसमें समझ लो, ये देखो ये रहा कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट वैल्यू जो होता है वो चेंज आप नहीं कर सकते, ठीक है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, सही है। और ये आपको ये इन्होंने पूरा बताया हुआ है कि भाई हेलो वर्ल्ड और ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास ये कांस्टेंट है, जैसे पी आई क्या है, ये पाई की वैल्यू है आपके पास, आप यहाँ पे फ्लोट कर रहे हो, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ फ्लोट का मतलब और इंट का मतलब क्या होता है, मैं तुम लोगों को फ्लोट और इंट का बता देता हूँ। इंट में जो होता है वो आपकी वैल्यूज होल नंबर में आती है, 123 124। फ्लोट का मतलब होता है कि आप कोई भी लिख रहे हो वो पॉइंट में होगी। और डबल फ्लोट हमेशा क्या होता है कि उसके आगे आपके पास जो है 5 या 15 पॉइंट्स में होता है, वो मैं आपको ऊपर डाटा टाइप्स में समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, डबल फ्लोटिंग टोटल जो होगा वो आपके पास 15 डिजिट्स के अंदर स्टोर हो रहा होगा। 15 का मतलब समझ रहे होते हो, ये आपका टोटल सेवन सेवन उसके अंदर मतलब कि 2 पॉइंट इस तरह से आपके पास जो है ये चलता रहेगा। ये 15 डिजिट में अप्रॉक्स जो है वो हो रहा होता है। इंट हमेशा जो होता है वो आपके पास जो होता है नंबर्स में होगा, और फ्लोटिंग पॉइंट हमेशा आपके पास पॉइंट्स में आ रहे होंगे। कैरेक्टर हमेशा जो भी होता है वो आपका एक लेता है कैरेक्टर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए है तो वो ए लेगा आपका। बुलियन हमेशा जो भी होता है वो 0 और 1 के इसमें, या फिर ये ट्रू होगा, ठीक है। 1 बेसिकली जो होता है वो ट्रू होता है, और 0 जो होता है वो होता है फॉल्स, इस तरीके से ले रहा होता है। तो ये आपका पूरा जो है डेटा टाइप्स है, ठीक है। मगर बाइट सब एक एक ले रहा होता है, कैरेक्टर भी एक लेता है, ये आपका टोटल 4 ले सकता है, ठीक है। फ्लोटिंग भी आपका 4 ले सकता है, मगर डबल टोटल 8 साइज का आपका होता है। इतना समझ में आ गया। वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं, वेरिएबल के अंदर देखो ये इस तरीके से जो ये इन्होंने यहाँ पर इनिशियलाइज किया हुआ है, देखो असाइन कर दिया वेरिएबल एक्स इज इक्वल्स टू 5, सही है। तो ये आपका एक कंप्लीट है। वेरिएबल में क्या है मैं तुम लोगों को ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वेरिएबल में मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ, सही है, एस इज इक्वल्स टू 1 2 या नंबर इज इक्वल्स टू 1 2, ठीक है, ये सारे हैं वेरिएबल, ठीक है। आपने वेरिएबल को सबसे पहले डिफाइन कर देना होता है। वेरिएबल में आप डिफाइन कर रहे होते हैं, उसके बाद आप असाइन कर सकते हो उसको, ठीक है। आप सबसे पहले इसको जो है इस तरीके से कर लेते हो, ठीक है। मगर कांस्टेंट के अंदर क्या होगा, कांस्टेंट के अंदर आपके पास जो होता है कुछ भी नहीं होता। कांस्टेंट के अंदर आपके पास इतना समझ लो कि कांस्टेंट में सबसे पहले एक चीज तो मैं एक और बता देता हूँ। अच्छा एक और चीज मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली जो ये डिफाइन है ये क्या चीज है, यहाँ पे ये आपके पास जो है प्री प्रोसेसर है। ये चीज जो होती है ये आपके लगता है स्टार्ट में ये प्री प्रोसेसर है आपका। और फ्लोट पी आई का मतलब क्या है कि पाई की वैल्यू है, ये चेंज कभी भी नहीं होगी। या तो आप इसको डिफाइन में करके लिखोगे बात वही है, या फिर आप इसको 3.14159, ये भी इसी तरीके से आप फ्लोट में, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो वेरिएबल, ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट है। उसके आगे आपके पास क्या है कि कांस्टेंट जो होता है वो चेंज नहीं करता अपनी वैल्यू को, ठीक है। कांस्टेंट कभी वैल्यू चेंज नहीं करता, जो वैल्यू है वही रहेगा। वेरिएबल जो होते हैं वो बेसिकली अदर हैंड पे चेंज कर रहा होता है वैल्यू इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, सही है। कांस्टेंट बेसिकली नंबर के फॉर्म में होता है जो कि डिफाइन हो रहा होता है आइडेंटिफायर के साथ में। वेरिएबल लेटर के साथ लिखा हुआ जाता है या सिंबल के साथ, जैसे कोई भी लेटर एस इक्वल्स टू और सिंबल इज इक्वल्स टू ये, ठीक है। अब आपके पास कुछ नेमिंग वेरिएबल के रूल्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ये नेमिंग वेरिएबल का सबसे पहले रूल क्या है कि आपका नेम कंटेन करेगा लेटर वेरिएबल्स और अंडर स्कोर पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर स्कूल लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्कूल, और फिर अंडर स्कोर 1 2 3, तो ये मेरा वेरिएबल कर लेगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, हाँ स्कूल 1 2, ये भी मेरा वेरिएबल एक्सेप्ट कर लेगा। मगर अगर मैंने अपना जो है कांस्टेंट पहले लगा दिया, 1 2 मैंने लगा दिया और फिर मैं स्कूल लगा रहा हूँ, तो ये मेरा वर्क नहीं करेगा। और अगर मैं भाई इसके, ठीक है, कांस्टेंट स्कूल ये इस तरीके से वर्क नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि देखो सेकंड पॉइंट पढ़ो, स्कूल 1 2 3 वर्क कर लेगा, 1 2 3 स्कूल क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा जब भी आप स्टार्ट करोगे नेमिंग वेरिएबल्स में तो वो आपका सबसे पहले नाम होगा, एस डी, सही है।
वो कभी भी आपका लेट नंबर से शुरू नहीं होगा, या अंडरस्कोर से शुरू करो या नाम से शुरू करो, कभी भी 1 2 3 करके नहीं होगा। सही है। उसके बाद जो है आपके पास है, जैसे कि इतना समझ लो, फॉर एग्जाम्पल तुम एक वेरिएबल ले रही हो, या ले रहे हो, ठीक है, माई वार मतलब वेरिएबल। अब वी कैपिटल है और मैं एक जगह पे ले रहा हूँ छोटा स्मॉल वी, माई वार, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट कंसिडर करेंगे, मतलब ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। नेम्स जो होंगे वो भाई आपके जो हैं 32 करेक्टर से ज्यादा नहीं होंगे, 32 करेक्टर के से ज्यादा नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो रिजर्व वर्ड होते हैं, रिजर्व वर्ड जो होंगे सी प्लस प्लस के अंदर, जैसे कि इंड, फ्लोट, सही है, वो सारी चीजें आप यूज नहीं करोगे अपने नेमिंग वेरिएबल्स के अंदर। नेमिंग वेरिएबल क्या है कि जब स्कूल 1 2 3, यहाँ पे इंट 1 2 3 नहीं लोगे। इंट बेसिकली आप इनिशियल कर, इंट, फ्लोट, ये सब चीजें आप यूज नहीं करोगे, सही है। इसके अंदर बेसिकली आप कोई भी वाइड या स्पेशल करेक्टर्स यूज नहीं करोगे, जैसे कि भाई एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया या प्री प्रोसेसर, ये जो होता है ये प्री प्रोसेसर होता है, ये आप यूज नहीं करोगे, सही है। और नाम जो होगा वो टोटल 32 करेक्टर का होगा, जो कि डिफॉल्ट होता है, उससे ज्यादा नहीं लॉन्गर लिखना है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट एक नेमिंग वेरिएबल था, सही है। अब उसके बाद आपके पास क्या है, तो उसके बाद आपके पास जो है, ये आपके पास कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, इनको समझ लेते हैं। इनको समझने के लिए सबसे पहले आपने सी प्लस प्लस के अंदर डिफरेंट टाइप्स के आपके पास वेरिएबल होते हैं, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन बताता क्या है कंपाइलर को, कि आपका मतलब कि कितना स्टोरेज है और कितना मतलब आप क्रिएट कर सकते हैं वेरिएबल्स को। सबसे पहले सिंटैक्स, आपने यहाँ पर डाटा टाइप लिखा और अपने वेरिएबल का नाम लिख लिया, ठीक है। जैसे कि आप सी प्लस प्लस के अंदर लिख रहे हो, आपने क्या किया, डाटा टाइप आपके पास क्या है, इंट, इंट आ गया यहाँ पर, सही है। वेरिएबल नेम आपका कुछ भी हो सकता है, आपके वेरिएबल का नाम, जैसे आप एक्स लिख रहे हो, सही है, इंट लिखा, एक्स लिख दिया, या फिर इंट आप अपना नाम लिख दो, या फिर आप स्कूल लिख दो। तो इस तरीके से कुछ भी आप वेरिएबल लिख सकते हो। इनिशियलाइजिंग करने के लिए, वेरिएबल इनिशियलाइज करने के सबसे पहले आपने असाइन करना होता है, उसको इनिशियल वैल्यू असाइन करना होता है, सही है। और सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स बेसिकली आपको इक्वल साइन यूज करना होगा हमेशा, मतलब इक्वल साइन यूज होगा असाइनिंग करने के लिए वैल्यू को। डाटा टाइप आपके पास इंट आ गया, स्कूल इक्वल्स टू आपकी वैल्यू आ गई 2, ठीक है। जैसे कि इंट, इंट सम इक्वल्स टू 2, फिर इंट सम इक्वल्स टू ये, और फिर उसके बाद आपने सी आउट और इसको सम कर रहे हो, सम 1 प्लस सम 2, और आप ई एल लगा रहे हो, ठीक है। वो ई एल जो होता है वो बेसिकली आपको क्या करता है, इन लाइन, मतलब कि आपका जो है ये प्रॉपर आंसरिंग करके दे देगा। 2 प्लस 2 क्या करेगा, 4 आ जाएगा, तो आपका 4 इस तरीके से आंसर आ जाएगा। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मगर यहाँ पे एक छोटा सा मैं अगर तुम्हें स्ट्रिंग के बारे में, तो स्ट्रिंग के अंदर एक लाइब्रेरी होती है, स्टैंडर्ड स्ट्रिंग क्लास की एक लाइब्रेरी होती है, जिसमें आप स्ट्रिंग यूज कर रहे होते हो, कैरेक्टर्स यूज कर रहे होते हो, सिंगल कैरेक्टर। हमने ऊपर चार का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, ये वाला CHAR, ठीक है। तो ये चार क्या है, करेक्टर है। करेक्टर बेसिकली क्या है, सिंगल करेक्टर यूज हो रहा था, वो स्ट्रिंग है, ठीक है। हम ज्यादातर हम जो है इसके अंदर लॉन्गर देन 1 सिंगल करेक्टर्स ले रहे होते हैं, वो हमारा स्ट्रिंग है। और इसकी एक लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी किस तरीके से करना होता है, हम यहाँ पर इंक्लूड लगाकर लाइब्रेरी को पूरा ऊपर इनिशियलाइज कर रहे होते हैं लाइब्रेरी इसकी, ठीक है। तो ये आपका जो है कंप्लीट 2 चैप्टर है, सही है। और उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम जो है अपनी नई वीडियोस में चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्टार्ट करेंगे हम प्रोग्राम्स को बनाना, कि किस तरीके से हमने प्रोग्राम्स को अब डिज़ाइन करना है। हमारा स्टार्टिंग जो सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग होती है, उसमें सबसे पहला जो हमारा एक डिफॉल्ट होता है, इंक्लूड IO स्ट्रीम्स, वो सब क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फंक्शंस कैसे करते हैं, स्विच कैसे, ये सारी चीज़ें हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो। इंशाल्लाह मैं न्यू वीडियो से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।